नमस्कार। डैफोडिल की ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। मैं सुखदेव खिलेरी। आज हम लोग पढ़ रहे हैं गंगा नदी तंत्र। कल गंगा नदी तंत्र का पहला पार्ट हम लोगों ने पढ़ा था, यानी कि हम लोगों ने पढ़ा था गंगा नदी की उत्पत्ति, किस प्रकार से अनेक संगमों से होते हुए इसकी उत्पत्ति होती है। देवप्रयाग नामक स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी मिलने के बाद में गंगा बनती है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि गंगा जो नदी है ये भारत के 5 राज्यों से होकर बहती हुई अंत में बांग्लादेश में जाती है। बांग्लादेश में पद्मा कहलाती है, फिर ये जाकर के मेघना में मिल जाती है और मेघना के रूप में ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि इसके किनारे भारत के कुछ महत्वपूर्ण नगर बसे, जैसे ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना आदि, और हुगली नदी के किनारे कोलकाता बसा है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था गंगा नदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं, जैसे नमामि गंगे परियोजना, जैसे गंगा स्मार्ट सिटी परियोजना। 2017 में गंगा और यमुना नदियों को जो है वो मानव यानी कि जीवित मानव का दर्जा दिया गया था। 2008 में इसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। तो ये चीजें कल हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर गंगा नदी की सहायक नदियां की। गंगा की सहायक नदियों की हम अगर बात करें कि कौन कौन सी नदियां हैं इसकी जो इसकी सहायक है, तो इसमें 2 प्रकार की सहायक नदियां होती है। एक इसमें दाईं ओर से मिलने वाली और एक इसमें बाईं ओर से मिलने वाली, यानी कि दाईं और बाईं ओर से। पहला इसमें बाईं ओर से अर्थात उत्तर की ओर से मिलने वाली नदियां, उत्तर से मिलने वाली नदियां। इसका दूसरा जो है, दूसरे प्रकार की जो सहायक नदियां हैं वो है दाईं ओर से अर्थात दक्षिण से मिलने वाली नदियां। वो नदियां जो इसमें दाईं ओर से अर्थात दक्षिण की ओर से मिलती है। तो ये जो नदी है इसका जो प्रवाह है वो इस प्रकार से है, यानी कि इस प्रकार जाती है। तो ये तो इसकी है दाईं साइड ये, और ऊपर वाली जो साइड है वो है इसकी बाईं साइड, यानी कि उत्तर से और दक्षिण से। इस प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले वो नदियां जो गंगा नदी में बाईं ओर से या हम कहें कि उत्तर की ओर से आकर के मिलती है, उनकी हम बात करेंगे। उत्तर की ओर से इसमें जो नदियां आकर के मिलती है उसमें सबसे पहले जो नदी आकर के मिलती है, अब बाईं ओर से हम पढ़ते हैं। तो पहली नदी जो इसमें आकर के मिलती है वो उत्तराखंड से ही आकर के और इसमें मिलती है। इस नदी का नाम है, पहली नदी जो इसमें मिलती है इस नदी का नाम है रामगंगा। रामगंगा नदी है जो उत्तराखंड में से निकलती है, कुमायूं हिमालय से, और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में बहने के बाद में उत्तर प्रदेश राज्य में ही गंगा में मिल जाती है। तो रामगंगा नदी गंगा नदी में बाईं ओर से मिलने वाली पहली नदी है। इसके बाद में जो नेक्स्ट नदी है उस नदी का नाम है इस नदी का नाम है गोमती नदी। दूसरी जो नदी इसमें आकर के मिलती है इस नदी का नाम है गोमती। गोमती जो नदी है वो एक झील से निकलती है उत्तर प्रदेश में। इस झील का नाम है फुलहर झील। उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण सबसे बड़ी झील है फुलहर झील, पीलीभीत जिले में पड़ती है यूपी के। यहां से गोमती नदी निकलती है और उत्तर प्रदेश में ही बहती हुई ये अंत में गंगा में मिल जाती है। अब गोमती नदी की एक महत्वपूर्ण विशेषता है वो ये है कि गोमती नदी गंगा नदी में उत्तर से या बाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी है, एकमात्र नदी जो हिमालय से नहीं निकलती,
ये इंपॉर्टेंट है। यह नदी हिमालय से नहीं निकलती, लेकिन इसके बावजूद ये उत्तर की ओर से मिलती है। यानी कि इसका मतलब ये है कि गंगा नदी के उत्तर या बाईं ओर हिमालय पर्वत है, तो जो भी नदियां इसमें बाईं ओर से मिलती है वो लगभग जो है वो गंगा हिमालय से निकल करके आती है। लेकिन ये एक नदी है गोमती, जो हिमालय से नहीं निकल करके उत्तर प्रदेश के मैदानों में एक झील है, फुल्लर झील, वहां से निकल करके आती है। तो गोमती नदी की ये महत्वपूर्ण विशेषता है। दूसरी विशेषता यह है कि गोमती नदी के किनारे ही उत्तर प्रदेश की राजधानी बसी है, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी का नाम है लखनऊ, और लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये भी हमें याद रखना है कि गोमती नदी के किनारे कौन कौन से नगर बसे हैं। तो लखनऊ और एक नगर और है जौनपुर। जौनपुर और लखनऊ दो नगर गोमती नदी के किनारे बसे हैं। इसमें से लखनऊ मोस्ट इंपोर्टेंट है कि लखनऊ नगर किस नदी के किनारे बसा है, तो गोमती नदी के किनारे बसा है। गोमती किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। महत्वपूर्ण विशेषता इसकी ये है कि ये गंगा में बाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी है जो हिमालय से नहीं निकलती। इसके बाद में जो तीसरी महत्वपूर्ण सहायक नदी है, उस नदी का नाम है घाघरा नदी। बिहार से एक नदी निकलती है, सॉरी नेपाल में, और ये नेपाल से उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से बहती हुई गंगा में मिलती है। इसकी ये एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। अगर आप लोगों को याद आया हो, भारत और नेपाल की प्राकृतिक सीमा बनाती है ये नदी। अब ये जो नदी है जो नेपाल में से निकल करके आ रही है, इस नदी का नेपाल में नाम है कर्णाली। कर्णाली। और भारत में यानी कि उत्तर प्रदेश में आने के बाद में ये कहलाती है घाघरा नदी। घाघरा नदी जो है इसे नेपाल में कर्णाली कहते हैं। इनके नाम इस प्रकार से भी पूछ लिए जाते हैं कि नेपाल में फलानी नदी किस नाम से जानी जाती है, तो कर्णाली नदी कहते हैं घाघरा को। घाघरा नदी या कर्णाली नदी नेपाल में निकलती है, और नेपाल से निकलने के बाद में उत्तर प्रदेश के मैदानों में आने के बाद में घाघरा के नाम से जानी जाती है। और ये उत्तर प्रदेश राज्य में ही ये जो नदी है वो गंगा नदी में मिल जाती है। यानी कि गंगा नदी में बाईं ओर से मिलने वाली तीसरी नदी का नाम है घाघरा नदी। इस नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो मैंने यहां पर दिखाई है, इस नदी का नाम है काली नदी, या इसे कहते हैं शारदा नदी। ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो नदी है, ये वाली जो नदी है, ये नदी, इस नदी का नाम है काली नदी या शारदा नदी। हम लोगों ने हिमालय के प्रादेशिक विभाजन में पढ़ा था कि काली नदी जो है वो नेपाल को भारत से अलग करती है, यानी कि सीमा बनाती, और काली नदी जो है वो कुमायूं हिमालय और नेपाल हिमालय की सीमा बनाती है। यानी कि सतलुज और काली नदी के बीच का कुमायूं हिमालय और काली नदी से तीस्ता नदियों के बीच का नेपाल हिमालय कहलाता है। तो ये नदी काली नदी जो है वो भारत नेपाल की सीमा पर तो काली के नाम से जानी जाती है, और जब यूपी में प्रवेश कर जाती है तो मैदानों में इसको शारदा कहते हैं। यह घाघरा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, और घाघरा नदी फिर गंगा में जाकर के गिर जाती है। तो ये घाघरा नदी है जिसे नेपाल में कर्णाली कहते हैं, और इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है काली या शारदा नदी। शारदा या काली नदी उत्तराखंड में कुमायूं हिमालय से निकल करके आती है, जहां इसे काली कहते हैं, बाद में इसे शारदा कहते हैं, और कर्णाली या घाघरा नदी जो है वो नेपाल से निकल करके आती है। इसके बाद में जो नेक्स्ट नदी है, उस नदी का नाम है, ये भी नेपाल से ही निकल करके आती है एक नदी, गंडक नदी। नेपाल में माउंट एवरेस्ट के पश्चिम से एक नदी निकल करके आती है, इस नदी का नाम है
गंडक नदी। गंडक नदी का जो उद्गम है वो होता है नेपाल से, और इसे नेपाल में कहते हैं नारायणी। इसे नेपाल में कहते हैं नारायणी, और घाघरा को नेपाल में कहते हैं कर्णाली। नारायणी नदी नेपाल में बहने के बाद में जैसे ही भारत में प्रवेश करती है तो इसे गंडक के नाम से जानते हैं, और ये नदी बिहार में बहने के बाद में छपरा नामक स्थान पर जाकर के और गंगा नदी में मिल जाती है गंडक नदी। तो गंडक नदी का उद्गम भी नेपाल से होता है और ये बिहार से बहती हुई गंगा में गिरती है। इसके बाद में जो नेक्स्ट सहायक नदी है उस नदी का नाम है, सबसे महत्वपूर्ण नदी है बाईं ओर से मिलने वाली नदियों में, उसका नाम है कोसी नदी। ये महान हिमालय के उत्तर में तिब्बत से निकलती है। इस नदी का नाम है कोसी नदी। इसे भारत में कोसी कहते हैं, यानी बिहार में कोसी कहते हैं, लेकिन इसे भी नेपाल में एक और नाम से जाना जाता है जो है अरुणा। नेपाल में इसे अरुणा कहते हैं। कोसी नदी को नेपाल में अरुणा कहते हैं। अरुणा के रूप में ये नेपाल में यानी कि महान हिमालय के उत्तर में तिब्बत वाले क्षेत्र से निकल करके आती है, माउंट एवरेस्ट के उत्तर से निकलती है ये, और ये पूरे नेपाल में बहती हुई और भारत में प्रवेश करती है तो कोसी कहलाती है। कोसी नदी बाईं तट से या गंगा नदी में बाईं ओर से मिलने वाली नदियों में सबसे बड़ी नदी है, और ये नदी जो है वो बिहार में आने के बाद में गंगा में मिलती है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं। ये नदी जो है इसे कुख्यात या विश्वासघाती नदी कहते हैं। कोसी नदी जो है ये नदी कुख्यात नदी के नाम से प्रसिद्ध है, या ये जो अपना रास्ता बदलने के लिए कुख्यात है, इसे कुख्यात नदी कहते हैं क्योंकि यह नदी अपना रास्ता बदलती है, इसलिए इसे कुख्यात नदी कहते हैं। और इसे कहते हैं बिहार का शोक। कोसी नदी को कहते हैं बिहार का शोक, दामोदर नदी को कहते हैं बंगाल का शोक, महानदी को कहते हैं उड़ीसा का शोक, और हवेंगहो नदी को कहते हैं चीन का शोक। ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूं, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। बंगाल का शोक, शोक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये नदी जब रास्ता बदलती है तो भयंकर बाढ़ लेकर के आती है, उसके कारण तबाही मचा देती है, फसलों को और मनुष्यों के आवासों को भारी नुकसान होता है, गांव के गांव जो है वो जलमग्न हो जाते हैं, तो इसलिए इनको शोक कहते हैं। तो बंगाल का शोक कहलाती है दामोदर, बिहार का शोक कोसी, उड़ीसा का शोक महानदी, और चीन का शोक। विश्व की सबसे कुख्यात जो नदी है उसका नाम है हवेंगहो। हवेंगहो जो नदी है ये दुनिया की सबसे कुख्यात नदी मानी जाती है। विश्व में सर्वाधिक रास्ते बदलने के लिए प्रसिद्ध जो नदी है उस नदी का नाम है हवेंगहो। इसे पीली नदी भी कहते हैं। ये चीन में बहती है और ये नदी बहुत ज्यादा रास्ते बदलती है। इसी प्रकार से अपने रास्ते बदलने के लिए कोसी नदी कुख्यात है और इसे बिहार का शोक कहते हैं। तो ये है कोसी नदी। कोसी नदी जो है उसके बाद में एक नदी और है जो गंगा में बाईं ओर से मिलती है, यानी कि गंगा में बाईं ओर से मिलने वाली जो अंतिम नदी है उस नदी का नाम है महानंदा। इस नदी का नाम है महानंदा। महानंदा नदी का उद्गम जो है वो होता है दार्जिलिंग से। दार्जिलिंग की पहाड़ियों से होता है पश्चिम बंगाल में, और दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलने के बाद महानंदा नदी जो है वो पश्चिम बंगाल में ही गंगा में मिल जाती है। और गंगा में
बाईं ओर से मिलने वाली ये अंतिम नदी है। तो इस प्रकार से हमें ध्यान में रखना है कि ये कुछ नदियां हैं जो गंगा में बाईं ओर से या उत्तर की ओर से मिलती है। सबसे पहली नदी जो गंगा में बाईं ओर से मिलती है उसका नाम है रामगंगा। ये नदी उत्तराखंड से निकल करके उत्तर प्रदेश में आकर के गंगा में मिलती है। दूसरी नदी जो गंगा में बाईं ओर से मिलती है उस नदी का नाम है गोमती। गोमती नदी जो है फुल्लर नामक झील से निकलती है यूपी में, और यूपी में ही गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट, गोमती नदी की एक विशेषता है कि गोमती नदी जो है वो एकमात्र ऐसी नदी है जो गंगा में बाईं ओर से मिलती है लेकिन हिमालय से नहीं निकलती। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि गंगा में बाईं ओर से बाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी जो हिमालय से नहीं निकलती, गोमती नदी। गोमती के किनारे वो यूपी की राजधानी लखनऊ और एक और नगर जौनपुर बसा है। इसके बाद में नेक्स्ट है घाघरा नदी। घाघरा नदी को नेपाल में कहते हैं कर्णाली। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, तीनों के नाम जो नेपाल में है ये पूछे गए हैं पेपरों में। कर्णाली नदी को भारत में गोमती कहते हैं, सॉरी घाघरा कहते हैं। यूपी में आने के बाद में ये नदी उत्तर प्रदेश और अंत में बिहार में जाकर के गंगा में मिलती है। घाघरा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम है काली या शारदा नदी। इसे भारत नेपाल सीमा पर काली कहते हैं। ये हिमालय का प्रादेशिक विभाजन करती है और इसे उत्तर प्रदेश में शारदा के नाम से जानते हैं। ये नेपाल के कुमायूं हिमालय से निकलती है। इसके बाद में नेक्स्ट नदी है नारायणी, जिसे भारत में गंडक कहते हैं। यह नदी नेपाल से भारत के बिहार में बहती हुई गंगा में मिलती है। इसके बाद में है कोसी नदी, जिसे नेपाल में अरुणा कहते हैं। ये हिमालय के उत्तर से निकल करके आती है और ये जो है वो अपने रास्ते बदलने के लिए कुख्यात है, इसलिए इसे बिहार का शोक कहते हैं। इसके बाद में है महानंदा नदी, जो बाईं ओर से या उत्तर की ओर से मिलने वाली गंगा की अंतिम नदी है, जिसका उद्गम दार्जिलिंग की पहाड़ियों से होता है पश्चिम बंगाल में, और ये बंगाल में ही जाकर के मिल जाती है गंगा में। इस प्रकार से ये तो वो नदियां थी जो गंगा में बाईं ओर से मिलती है। अब हम बात करते हैं गंगा में दाईं ओर से या दक्षिण की ओर से मिलने वाली नदियों की। नेक्स्ट जो है आपका वो है गंगा में दाईं ओर से या दक्षिण की ओर से मिलने वाली नदियां। अब ये जो साइड है वो दाईं साइड है, यानी कि दक्षिणी साइड है। इसमें अगर हम लोग बात करें तो जो पहली नदी है जो गंगा में आकर के मिलती है वो गंगा की सबसे बड़ी और सबसे लंबी सहायक नदी है। गंगा जहां से निकलती है उससे थोड़ी पश्चिम में निकलती है। इस नदी का नाम है यमुना। इस नदी का नाम है यमुना नदी। यमुना नदी जिस ग्लेशियर से निकलती है इसका नाम है यमुनोत्री ग्लेशियर। गंगा यानी कि भागीरथी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है उत्तराखंड में, और उत्तराखंड में ही यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना निकलती है। बंदरपुर चोटी के पास ही यमुनोत्री चोटी है और जहां से यमुना नदी का उद्गम होता है। यमुना नदी जो है वो उत्तराखंड के बाद में उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सीमा बनाती है। हरियाणा की पूर्वी सीमा के साथ साथ ये बहती है और हरियाणा और यूपी में से बहती हुई इन दोनों राज्यों की सीमा बनाती हुई ये दिल्ली में से होकर बहती है, यानी कि दिल्ली प्रवेश कर जाती है। दिल्ली के बाद में ये पुनः यूपी में प्रवेश कर जाती है और यूपी में बहती हुई अंत में प्रयागराज जो है या इलाहाबाद में जाकर के और ये गंगा में मिलती है, जहां पर त्रिवेणी संगम बनता है गंगा यमुना और सरस्वती का। तो वहां पर जाकर के यहाँ पर इलाहाबाद में मिलती है जहाँ कुंभ का मेला लगता है। यमुना नदी की अगर हम लोग विशेषताओं की बात करें तो यमुना नदी की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यह गंगा की सबसे बड़ी और सबसे लंबी सहायक है।
इसकी लंबाई की हम अगर बात करें तो वो है 1365 किलोमीटर। गंगा की सबसे लंबी और सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली से बहती हुई गंगा में मिलती है। इस नदी के किनारे कुछ प्रमुख नगर बसे हैं, जैसे कि भारत की राजधानी दिल्ली, जैसे कि उत्तर प्रदेश का नगर आगरा, मथुरा, इटावा और प्रयागराज। क्योंकि ये तो दोनों के किनारे ही आ जाएगा भाई। अगर प्रयागराज पूछ ले किस नदी के किनारे है और गंगा ऑप्शन में नहीं है तो यमुना ठीक हो जाएगा, और यमुना ऑप्शन में ठीक नहीं है तो गंगा ठीक हो जाएगा, क्योंकि वहां पर इनका संगम होता है। तो ये दोनों ही नदियां प्रयागराज पहुंचती है। गंगा फिर आगे बढ़ जाती है और यमुना उसमें विलीन हो जाती है। तो प्रयागराज, ये कुछ प्रसिद्ध नगर है जो गंगा किनारे, हालांकि बहुत नगर है दोनों नदियों किनारे, लेकिन मैं बड़े बड़े नगरों की बात कर रहा हूँ। तो भारत की राजधानी दिल्ली गंगा यमुना नदी के किनारे है। आगरा, आगरा का ताजमहल भी इसके किनारे बना है। मथुरा नगर भी इसके किनारे है। इटावा नगर भी इसके किनारे है। और प्रयागराज नगर भी जो है वो यमुना नदी के किनारे बसा है। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं, ये तो कुछ प्रमुख नगरों की बात होगी जो इस नदी के किनारे बसे हैं। यमुना नदी की हम लोग सहायक नदियों की बात करेंगे कि यमुना नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं जो यमुना में मिलती है, क्योंकि ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक है। तो हम इसकी सहायक नदियों की भी बात यहाँ पर करेंगे। तो ये तो कुछ नगर है जिनको आप ध्यान रखोगे, दिल्ली, आगरा, मथुरा, इटावा और प्रयागराज। इसकी सहायक नदियों में हम अगर बात करें, वैसे इसमें उत्तराखंड में टोंस नदी आकर के मिलती है, छोटी छोटी नदियां एक दो और भी आकर के मिलती है। लेकिन कुछ प्रमुख सहायकों की अगर हम बात करें तो इसकी राजस्थान की एक नदी है, जयपुर में बैराट की पहाड़ियों से निकलती है और जयपुर भरतपुर होकर के, और ये यमुना में मिलती थी पहले। इसके बाद में इसकी दूसरी जो प्रमुख सहायक नदी है जो कि मध्य प्रदेश में जनापाव की पहाड़ियों से निकलती है, इस नदी का नाम है चंबल। इस नदी का नाम है बाणगंगा। बाणगंगा नदी जयपुर के पास बैराट की पहाड़ियों से निकलती है और ये पहले यमुना की सहायक नदी होती थी, इसलिए हम इसको सहायक बताते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन वर्तमान में यमुना में नहीं मिलती। वर्तमान में यमुना नदी का पूर्व की ओर खिसकाव के कारण ये जो नदी है ये भरतपुर के मैदानों में ही लुप्त हो जाती है और ये वर्तमान में एक अंतः प्रवाही आंतरिक नदी के रूप में जानी जाती है। लेकिन फिर भी हम लोग इसको गंगा की सहायक के रूप में पढ़ते हैं। यमुना की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है उसका नाम है चंबल। चंबल नदी का उद्गम जो है वो जनापाव की पहाड़ियों में होता है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश राजस्थान के बहने के बाद में ये उत्तर प्रदेश में बहती है और ये फिर आकर के और यमुना में मिल जाती है। चंबल की भी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, ये राजस्थान ज्योग्राफी में आप लोग पढ़ोगे। इसके बाद में यमुना की अन्य सहायक नदियों में हम लोग बात करें तो वो है इस नदी का नाम है केन, इस नदी का नाम है बेतवा और ये है सिंध। केन, बेतवा और सिंध यमुना की तीन और सहायक नदियां हैं। तो ये कुछ प्रमुख यमुना की सहायक नदियां हैं, केन, बेतवा, सिंध, चंबल और बाणगंगा। बेतवा नदी थोड़ी इंपोर्टेंट है, इसके किनारे एक परियोजना भी बनी है और कुछ नगर बसे हैं, जैसे मध्य प्रदेश का एक नगर है विदिशा। ये बेतवा नदी के किनारे बसा है। मध्य प्रदेश में ही इस नदी, उत्तर प्रदेश में इस नदी पर एक परियोजना बनी है
परियोजना का नाम है माता टीला। माता टीला परियोजना बहुत बार पेपर में प्रश्न आता है। माता टीला परियोजना किस नदी पर बनी है? तो वो है बेतवा नदी पर। माता टीला परियोजना किस राज्य में है? तो वो है उत्तर प्रदेश में। ये आपको ध्यान में रखना है कि उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी पर माता टीला नामक परियोजना बनी है। मैं यहां पर भी लिख देता हूं, माता टीला जो परियोजना है वो इस नदी पर बनी हुई है उत्तर प्रदेश में। और विदिशा नगर है उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश का, जो बेतवा नदी के किनारे बसा है। इसके बाद में ये तो यमुना नदी की बात हमने कर ली कि गंगा की सबसे बड़ी और सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना। इसकी लंबाई है 1365 किलोमीटर। यह नदी उत्तराखंड में यमुनोत्री हिमनद से निकल करके उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली से बहती हुई प्रयागराज नामक स्थान पर गंगा में मिलती है। इस नदी की विशेषता यह है कि यह नदी एक ऐसी नदी है जो गंगा में दाईं ओर से मिलती है, या हम लोग कहें कि गंगा में दक्षिण की ओर से मिलती है, लेकिन हिमालय से निकल करके आती है। जैसे अपवाद था कि गोमती नदी उत्तर से मिलती है बाईं ओर से, लेकिन हिमालय से नहीं निकलती। लेकिन ये नदी दक्षिण से मिलती है लेकिन हिमालय से निकलती है। ये इंपॉर्टेंट है। यमुना नदी हिमालय से निकलकर गंगा में दाईं ओर से या दक्षिण से मिलने वाली एकमात्र नदी है। एकमात्र नदी है। ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये दाईं ओर से मिलती है, दक्षिण से मिलती है, लेकिन ये जो नदी है वो हिमालय से निकलती है। इसको तो वैसे तो मिलना तो उत्तर की ओर से था, हिमालय उत्तर में पड़ता है गंगा की दृष्टि से, लेकिन ये नदी इस प्रकार से बह करके मोड़ खा करके आती है कि ये दाईं ओर से जाकर के मिलती है। तो ये इसकी एक हम कहें अपवाद है या एक मुख्य विशेषता है जो पूछी जाती है। तो इस प्रकार से ये यमुना नदी जो है वो इसमें दाईं ओर से मिलती। तो ये तो यमुना नदी की बात होगी। यमुना की कुछ सहायक नदियां बाणगंगा, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। बेतवा के किनारे मध्य प्रदेश का विदिशा नगर बसा है और माता टीला परियोजना उत्तर प्रदेश में बनी है। इसके बाद नेक्स्ट जो गंगा की सहायक नदी है उसका नाम है सोन नदी। सोन नदी मध्य प्रदेश में निकलती है। यहां पर एक पहाड़ी है अमरकंटक। अमरकंटक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बॉर्डर के ऊपर एक पहाड़ी है अमरकंटक। और अमरकंटक की पहाड़ी से 3 नदियां निकलती है। एक नदी का नाम है सोन, जो दूसरी यहां से निकल करके जाती है, इस नदी का नाम है महानदी। और जो तीसरी नदी इस प्रकार से पश्चिम की ओर जाती है, इस नदी का नाम है नर्मदा। तो अमरकंटक की पहाड़ी से 3 नदियां निकलती है, सोन, नर्मदा और महानदी। और उत्तरी भाग में यानी कि यहाँ कैलाश पर्वत से 3 नदियां निकलती है, सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र। तो इस प्रकार से ये जो नदी है वो अमरकंटक की पहाड़ी से निकल करके उत्तर की ओर बहती हुई और यमुना गंगा नदी में जाकर के मिलती है। तो इस प्रकार से इसमें एक प्रश्न बनता है कि प्रायद्वीपीय पठार की ऐसी कौन सी नदी है जो उत्तर की ओर बहकर सीधी गंगा में मिलती है? तो उसका नाम है सोन। हालांकि चंबल नदी भी उत्तर की ओर बह करके जाती है, लेकिन ये सीधी नहीं मिलती, ये यमुना में मिलती है और यमुना गंगा में मिलती। तो प्रायद्वीपीय पठार से निकल करके यानी कि दक्षिणी पठार से निकल करके उत्तर की ओर जाकर डायरेक्ट गंगा में मिलने वाली जो नदी है वो एकमात्र नदी है सोन नदी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रायद्वीपीय पठार से निकलकर
उत्तर की ओर बहकर गंगा में सीधी मिलने वाली एकमात्र नदी वो है सोन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, यानी इस प्रकार के प्रश्न ही पूछे जाते हैं भाई, चाहे वो आपकी गोमती नदी का प्रश्न हो, चाहे वो यमुना नदी का प्रश्न हो, चाहे वो सोन नदी का प्रश्न हो। इस प्रकार के जो क्वेश्चन जो थोड़े से अपने आप में यूनिक होते हैं वो पूछे जाते हैं। तो ये यूनिक इसलिए है क्योंकि प्रायद्वीप पे पठार से निकलती है, लेकिन ये पठार के ढाल के विपरीत उत्तर की ओर जाती है, ढाल पूर्व में इसका पठार का, तो ये उत्तर की ओर जाकर के सीधी गंगा में मिलती है। इसकी एक सहायक नदी है रिहंद, सोन की एक सहायक नदी है रिहंद, और इस रिहंद नदी पर उत्तर प्रदेश में एक बांध बनाया गया है, परियोजना है बहुउद्देशीय। इस बांध का नाम है, मैं यहां पर लिख रहा हूं, गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध, और ये झील भी है, यानी कि बांध के आगे का जलाशय गोविंद वल्लभ पंत सागर झील भी कहलाता है और गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध भी है। ये कहां बना है? ये बना है उत्तर प्रदेश में। गोविंद वल्लभ पंत सागर झील और बांध कहां है? उत्तर प्रदेश में। ये जो गोविंद वल्लभ पंत सागर जो झील है, ये कृत्रिम झील है और वर्तमान में भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। गोविंद सागर झील जो है हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में बाखड़ा बांध के आगे का जलाशय है, यानी कि सतलुज नदी पर है। वो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है, लेकिन ये उससे भी बड़ी झील है। गोविंद वल्लभ पंत सागर जो झील है वो उत्तर प्रदेश में रिहंद नदी पर बनी है और ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है जो इसकी विशेषता है। तो रिहंद नदी सोन की सहायक नदी है। इस नदी पर एक बांध और एक झील बनाई गई है। मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है गोविंद वल्लभ पंत सागर। गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री होते थे, उनके नाम के ऊपर इस बांध का और झील का नाम रखा गया है। और गुरु गोविंद सिंह सिखों के गुरु थे, इसके नाम के ऊपर गोविंद सागर झील का जो नाम है वो बाखड़ा झील का नाम है वो रखा गया। तो इसमें आपको फर्क समझना है, एक गोविंद सागर है और एक गोविंद वल्लभ पंत सागर है। वल्लभ पंत नाम आ जाए तो मतलब यूपी, क्योंकि ये यूपी का मुख्यमंत्री था। और सीधा गोविंद सागर पूछ ले कहां है तो वो है आपकी हिमाचल प्रदेश में। तो थोड़ा सा इसमें फर्क समझना, क्वेश्चन गलत ना हो जाए। दोनों ही भारत की बड़ी जिले हैं, कृत्रिम जिले हैं। गोविंद सागर अगर सीधा ही पूछ ले तो ये हिमाचल प्रदेश में है, ये गुरु गोविंद सिंह की बात हो रही है। और अगर गोविंद वल्लभ पंत पूछ ले तो इसका मतलब उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री था। इसके बाद में ये तो सोन नदी की बात होगी। इसके बाद में गंगा नदी की अंतिम सहायक नदी जो है वो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है झारखंड के पलामू जिले में, उसका नाम है दामोदर नदी। दामोदर जो नदी है ये झारखंड में पलामू जिले से निकलती है और ये हुगली में गिरती है, ना कि डायरेक्ट गंगा में। ये भी ध्यान में रखना, गंगा की एक वितरिका है हुगली और हुगली नदी में जाकर के गिरती है दामोदर। दामोदर नदी का उद्गम होता है झारखंड में और ये झारखंड और बंगाल में बहती हुई बंगाल में डायमंड हार्बर के निकट जाकर के और हुगली नदी में मिल जाती है। ये गंगा की दाईं ओर से मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है दामोदर नदी। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया है। दामोदर को बंगाल का शोक इसलिए कहा जाता था कि सन 1945 तक या 1948 तक इस नदी में भयंकर बाढ़ें आती थी और इसके कारण बंगाल में जो गांव है वो जलमग्न हो जाते थे, कई महीने तक पानी खड़ा रहता था, उसके कारण महामारियां फैल जाती थी। तो ये जो नदी है वो भयंकर तबाही मचाती थी। तो इस नदी की तबाही को रोकने के लिए, इस नदी को कंट्रोल करने के लिए, बाढ़ नियंत्रण करने के लिए भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना यहां पर बनाई गई जिसका नाम है डीवीसी,
दामोदर वैली कॉरपोरेशन एक संगठन का गठन किया गया। दामोदर घाटी परियोजना, यह संगठन कह लें हम लोग। इसकी शुरुआत हुई थी 1948 में और यह भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना थी। भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना जिसकी शुरुआत हुई थी 1948 में, और यह परियोजना जिस मॉडल पर ली गई या जिस परियोजना पर आधारित थी या जिस परियोजना का कॉपी हम लोगों ने की वो थी टेनेसी घाटी परियोजना। अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना जो थी, उस परियोजना को सेम भारत में लागू किया गया। विश्व की पहली बहुउद्देशीय जो परियोजना थी वो थी टेनेसी घाटी परियोजना। टेनेसी नदी ओहियो नदी की सहायक है, ओहियो मिसिसिपी की सहायक नदी है अमेरिका की, यूएसए की। यूएसए ने 1933 में यहां पर विश्व की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया था और यह परियोजना जब सफल हुई तो इसका सेम मॉडल भारत में 1948 में आजादी के बाद लागू किया गया और दामोदर घाटी परियोजना की शुरुआत हुई। और यहाँ पर जो है वो कई 16-17 डैम बढ़ा करके और इस नदी को नियंत्रित किया गया, इसके पानी को नियंत्रित किया गया, बाढ़ों को नियंत्रित किया गया और यहाँ से नहरें निकाली गई और यहाँ पर जल विद्युत का उत्पादन किया गया। तो यहाँ से जल विद्युत उत्पादित होती है, वो यहाँ के बड़े बड़े उद्योगों में काम में आती है, जैसे बड़े बड़े स्टील इस्पात उद्योग है यहाँ पर। और यहाँ से जो नहरें निकाली जाती है उससे झारखंड और बंगाल में सिंचाई की जाती है। तो ये बहुउद्देशीय परियोजना है जिसके कारण इस नदी की बाढ़ों को नियंत्रित कर लिया गया और इस क्षेत्र के विकास में इसने बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो ये दामोदर घाटी परियोजना है 1948 भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि जो हमारा छोटा नागपुर का पठार है वो खनिजों का भंडार कहलाता है और यहाँ पर कोयले के विशाल और लोहे के विशाल भंडार पाए जाते हैं। इसलिए यहाँ पर उद्योगों का बहुत ज्यादा विकास हुआ है और औद्योगिक क्षेत्र से बहकर जाने के कारण ये नदी अत्यंत प्रदूषित हो गई है। तो ये नदी प्रदूषण से बहुत ज्यादा प्रभावित है और इसीलिए इस नदी को दो नाम दिए जाते हैं। पीछे पेपर में भी पूछा गया था कि ये किस नदी का नाम है, तो आपको ध्यान में रखना है कि दामोदर नदी को रेंगता हुआ मरुस्थल, रेंगता हुआ मरुस्थल या एक नाम और है जैविक मरुस्थल, भी कहते हैं। जैविक मरुस्थल या इसे रेंगता हुआ मरुस्थल कहते हैं क्योंकि यह नदी झारखंड और बंगाल के औद्योगिक प्रदेशों से बहती है। तो इसमें उद्योगों द्वारा अत्यंत अवशिष्ट डाल दिया जाता है और उसके कारण ये नदी बहुत ज्यादा प्रदूषित हो जाती है। इसलिए इसे रेंगता हुआ मरुस्थल या जैविक मरुस्थल कहते हैं। मरुस्थल यानी कि इसमें जीव जंतु और प्राणियों के लिए जो पानी है वो उपयोग योग्य नहीं होता, इसलिए इसे मरुस्थल यानी कि रेंगता हुआ मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। तो ये दामोदर नदी है जो कि बिहार के शोक के नाम से जानी जाती है, बंगाल के शोक के नाम से जानी जाती है और अत्यंत प्रदूषित नदी हो जाती है अंत में जब गिरती है। तो यही हाल गंगा का होता है। गंगा भारत की सबसे पवित्र नदी है लेकिन अंत में ये भारत की सबसे प्रदूषित नदी भी हो जाती है क्योंकि जैसे ये कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, इन नगरों का जो जितना भी अवशिष्ट होता है ये लेकर के जब जाती है तो अंत में और आखिर में पटना, बिहार और बंगाल, इन क्षेत्रों तक, बंगाल तक जाते जाते ये नदी भारत की सबसे प्रदूषित नदी बन जाती है। तो ये नदी भी जो है वो प्रदूषित नदी है और इसी प्रकार से दामोदर भी जो है वो प्रदूषण से अत्यंत प्रभावित नदी है, इसलिए इसको दो नाम मिलते हैं, रेंगता हुआ और जैविक मरुस्थल। तो ये गंगा नदी की अंतिम सहायक नदी है जो इसमें दाईं ओर से या दक्षिण की ओर से मिलती है, ये हुगली में गिरती है। ये भी ध्यान में रखना कि दामोदर किसकी सहायक है। अगर उसमें गंगा और हुगली दोनों दे दे तो हुगली उत्तर होगा, अगर सीधा गंगा दे दे तो फिर गंगा उत्तर होगा क्योंकि हुगली गंगा की एक वितरिका है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा गंगा नदी की सहायक नदियां दो प्रकार की है, बाईं ओर से उत्तर से मिलने वाली, दाईं ओर से दक्षिण से मिलने वाली। बाईं ओर से मिलने वाली नदियों में मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, पहली नदी का नाम है रामगंगा, दूसरी नदी का नाम है गोमती, तीसरी नदी का नाम है घाघरा, चौथी नदी का नाम है नारायणी या इसको कहते हैं गंडक, पांचवी है कोसी और छठी नदी का नाम है महानंदा। ये 6 प्रमुख नदियां हैं जो बाईं ओर से मिलती है। प्रश्न आपको देकर के 3 नदियां ये दे लेगा, एक इधर से दे देगा सोन, वो कह देगा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा में
बाईं ओर से नहीं मिलती, तो बाईं और दाईं गंगा सबसे प्रमुख नदी है, तो इसकी सहायक नदियों का बायां और दायां वो भी आपको ध्यान रखना कि कौन सी किस साइड से आकर के मिलती है। तो ये नदियां बाईं ओर से मिलती है, और दाईं ओर से इसमें मिलती है यमुना, सोन और महानदी। और यमुना और इनकी जो सहायक नदियां हैं बाणगंगा, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, इस प्रकार से ये जो नदियां हैं वो इस प्रकार से प्रमुख है। यमुना की सहायक है। तो ये गंगा की सहायक नदियों का जो टॉपिक था वो हमारा था आज का, यानी कि इसके साथ ही गंगा नदी तंत्र जो है वो हमारा कंप्लीट होता है। यहाँ तक आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताएं, और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आपको वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।